हेलो बच्चों, हम पहुंच गए हैं रिवीजन टेस्ट नंबर 7 पे, जिसमें दो टॉपिक्स रखे गए थे क्योंकि एक टॉपिक काफी लंबा है विच इज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, जिसे आप रे ऑप्टिक्स भी बोलते हो, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा पार्ट है वो। तो चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे ओपिनियन में आपके पास जिनके सॉल्यूशंस जाने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और देखते हैं पहला सवाल। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल प्रिज्म से रिलेटेड है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो प्रिज्म के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। इनफैक्ट पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए ये बात एप्लीकेबल है कि जब आप रे ऑप्टिक्स की कंडीशंस की बात करो तो एक रे डायग्राम, एक ज्योमेट्रिक फिगर साथ में जरूर बनाओ, क्योंकि बहुत बार सवाल ऐसे रहते हैं जिनमें कंडीशन को रिजॉल्व करने में आपको फिगर बहुत मदद करने वाला है। जैसे यही एक सवाल है, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, और मैं अगर इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइडेड है √3 और फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट द रे इज पैरेलल टू द बेस। तो मैं इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आए और रे बेस के पैरेलल। तो नंबर 1, वी कैन गो थ्रू ज्योमेट्रिक फिगर। हम ज्योमेट्रिक फिगर के थ्रू जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बेस के पैरेलल है। तो दीज टू एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम हो जाएंगे। दिस इज 60 एंड दिस इज 60। और जो ये बचा हुआ पार्ट है, बिकॉज ये नॉर्मल है और नॉर्मल मेक्स 90 विद द सरफेस, तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 30 डिग्री। इस सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ विच इज जो कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ फॉर्मूला है। म्यू साइन थीटा मतलब एयर से हम ग्लास की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो 1 साइन आई और म्यू साइन 30। म्यू √3 प्रोवाइडेड है और साइन 30 1/2, साइन आई इज √3/2 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट द फर्स्ट फेस इज 60 डिग्री। तो फर्स्ट फेस पे जो इंसिडेंट एंगल आया वो 60 डिग्री के बराबर है। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली एनालाइज करें, जो हमें प्रिज्म के बारे में जिस तरह की जानकारी है कि प्रिज्म में कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो कि कुछ इस तरह से बताया जाता है कि अगर प्रिज्म इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो तो रिफ्रैक्टेड रे ये पैरेलल टू बेस पास होगी जब डेल्टा मिनिमम। लेकिन इस कंडीशन के लिए प्रिज्म का इक्विलैटरल या आइसोसेलेस होना जरूरी है। मैं अगर उस कंडीशन से जाऊं तो हमें प्रिज्म के ज्योमेट्री के इक्वेशंस याद हैं, वेयर R1 इज द रिफ्रैक्शन ऑन द फर्स्ट फेस, R2 इंसिडेंट ऑन द सेकंड फेस। R2 यहां होता है इस जगह पे, ये R2 एंगल है। तो उस बेसिस पे चूंकि मिनिमम डेविएशन में R1 R2 दे आर इक्वल, 2R1 इज इक्वल टू 60, R1 इज 30, तो हम 30 पे फाइंड करने के लिए इस तरह की अप्रोच मिनिमम डेविएशन कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन फर्स्ट फेस पे स्नेल्स लॉ लगा के हम रिकवर कर सकते हैं आई की वैल्यू 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है द फर्स्ट वन। पहला आंसर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉनकेव मिरर का सवाल है, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर so that virtual image is 3 times the size of the object। वर्चुअल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज का 3 गुना है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन है +3 मैग्निफिकेशन और प्लस साइन ऑन द बिहाफ ऑफ क्वेश्चन है मिरर का, सर्कल मिरर का। तो मैं अगर सर्कल मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज पे एक बार गौर करूं, फॉर्मूलाज का अपना रोल है ऑप्टिक्स में, मदद करते हैं कि आप क्विक अप्रोच कर सको क्वेश्चन पे। तो फॉर्मूलाज हैं
m is minus v by u, f minus ये तीन फॉर्मूलाज हैं मैग्निफिकेशन के। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब u फाइंड करना है और फोकल लेंथ प्रोवाइडेड है f। सो द बेस्ट चॉइस इज लाइक m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। तो तीनों फॉर्मूलाज लिखें, आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी चॉइस अप्रोप्रिएट रहेगी, कौन सा फॉर्मूला ऐसा रहेगा जिसके दम पर आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो मैग्निफिकेशन +3 और फोकल लेंथ -30, इस -30 माइनस यू। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u का वैल्यू लगाया -x इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर आपने ऑब्जेक्ट बेस किया है एट एक्स डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन मस्ट बी नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। 3 इज इक्वल टू -30 अपॉन -30 प्लस एक्स, ये 3 और ये यहां आया -10, -30 प्लस एक्स इज इक्वल टू -10, देन x comes as 30 minus 10 which is 20 centimeter. 20 centimeter is a real object distance in front of concave mirror to produce a magnified virtual image जिसका की साइज ऑब्जेक्ट साइज का 3 गुना है। तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कंबाइंड फोकल लेंथ का, जिसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस है और उसको कंबाइन किया हमने विथ प्लेनो कॉनकेव लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वर्जिंग का μ2 और डाइवर्जिंग का μ1। इनके फोकल लेंथ दी है f1 f2 और इनको जब हमने ज्वाइन करा विद प्लेन फेसेस दे आर पैरेलल। तो ऑब्वियसली जब ज्वाइन करेंगे तो प्लेन फेस पैरेलल, तो इस कॉमन कर्वेचर पे, ये कॉमन कर्वेचर क्योंकि दोनों का कर्वेचर सेम है तो ये पूरी तरह से एक दूसरे में पूरी तरह से प्रॉपरली कपल्ड है। तो मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है इस कंबाइंड सिस्टम की। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, कंबाइंड पावर का, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है कंबाइंड फोकल लेंथ का 1/f1 प्लस 1/f2। तो उस बेसिस में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी चले जाते हैं, बचता तो वैसे सेकंड ऑप्शन ही है, लेकिन फिर भी इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहां पर फोकल लेंथ की वैल्यू लिखूं तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f2 है तो 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 अपॉन r। और अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस की वैल्यू लिखूं जिसका फोकल लेंथ f1 है तो इट्स μ1 माइनस 1 अपॉन r विथ माइनस साइन। इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट करता हूं। 1/f1 की वैल्यू माइनस μ1 माइनस 1 अपॉन r प्लस μ2 माइनस 1 अपॉन r। इनको सॉल्व करते हैं तो r ये नीचे एलसीएम माइनस μ1 प्लस 1 प्लस μ2 माइनस 1, 1 और माइनस 1 तो ये बना μ2 माइनस 1 अपॉन r। और अगर मैं यहां पर f निकालता हूं कंबाइंड फोकल लेंथ तो ये बन जाएगा r अपॉन μ2 माइनस μ1। ये मेरा फॉर्मूला, ये आंसर बना हमारा गिवन कंडीशन के हिसाब से और ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एक बहुत जरूरी बात कंबाइंड फोकल लेंथ को लेके कि लास्ट 10-12 ईयर्स के जब आप सवाल देखोगे PYQs में तो उसमें एक बार जरूर काउंट करिए और बताइए हमें काउंट करके, और उसमें मैसेज करिए हमें, बताइए इस बात को कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिले कंबाइंड फोकल लेंथ के लास्ट 12 ईयर या लास्ट 10 ईयर के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इट्स अबाउट द कंडीशन ऑफ apparent डेप्थ। कंडीशन ऑफ apparent डेप्थ ऑब्जर्वर, रेडियल मीडियम में, ऑब्जेक्ट डेंसर में, और जब हम इस तरह के कंडीशंस को मल्टीपल लेयर लिक्विड्स में बात करते हैं
कि भाई 3 इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स जिनके आरआई प्रोवाइडेड है और वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड्स आर 3, 4 and 6. तो लुक ऑन द फिगर फर्स्ट कि फर्स्ट इज गेटिंग द आरआई 3/2, सेकंड गेटिंग आरआई 4/3, थर्ड गेटिंग आरआई 6/5. दिस इज μ1, μ2 एंड μ3 और इनके करस्पॉन्डिंग डेप्थ्स जो हैं वो है इट्स 3, 4 and 6 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. तो एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल कि ये वेसल की एपरेंट डेप्थ का आइडिया चाहते हैं आपसे, कितना है एपरेंट डेप्थ जब हम इसको नियर द नॉर्मल इसको ऑब्जर्व करें. तो एक छोटा सा फॉर्मूला कि कितना शिफ्ट हमें यहां पर मिलेगा इस डेप्थ को ऊपर से नॉर्मली ऑब्जर्व करने पर. तो एक सिंपल सी रिलेशन है जिसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ मल्टीपल लेयर्स. यहां पे 3 लेयर्स हैं तो 3 बार ये एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा, विच इज T1 - 1/μ. दिस इज शिफ्ट. अगर मैं थिकनेस ऑफ फर्स्ट की बात करूं विच इज 3 सेंटीमीटर और 1/μ, μ 3/2 तो 1/μ 2/3. सिमिलरली सेकेंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर, μ 4/3 तो 1/μ 3/4. थर्ड वन थिकनेस 6 सेंटीमीटर और μ 6/5 और 1/μ 5/6. इसको सॉल्व करते हैं. 3 × 1/3, 4 × 1/4, 6 × 1/6. ये बना 1 + 1 + 1. 3 सेंटीमीटर की शिफ्ट हमने यहां ऑब्जर्व करी है कि ये जो बॉटम है ये शिफ्टेड है बाय 3 सेंटीमीटर. मतलब ऊपर से वॉच करने पर द बॉटम इज अपीयर टू बी शिफ्टेड बाय 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर में शिफ्ट नजर आएगा. बट इन्होंने हमसे पूछा है एपरेंट डेप्थ कितनी. इजी टू फाइंड. ये एपरेंट डेप्थ है जिसका की वैल्यू हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ, पूरा एक्चुअल डेप्थ जो कि 3 + 4 + 6 माइनस जितना शिफ्ट मिला हमें. शिफ्ट कितना मिला? 3. फिर से एक बार समझ लें, जो एक्चुअल डेप्थ है उसमें जितना शिफ्ट मिला वो माइनस करेंगे तो हमें एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा. 3, 4, 7 + 6, 13 - 3 इट कम्स, ये आ गया 10 सेंटीमीटर. तो आंसर्स में अगर देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन 1 इज राइट. ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर. तो चलते हैं अगले सवाल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लेन मिरर. अगला सवाल प्लेन मिरर से है जिसमें एक इंसिडेंट रे प्रोवाइडेड है जिसका कि इंसिडेंट एंगल विद द नॉर्मल है 60 डिग्री. अगर मैं इस रे डायग्राम को कंप्लीट करूं तो रिफ्लेक्टेड रे वो भी 60 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज सेंस in which the mirror is rotated so that the ray becomes horizontal after reflection. तो मुझे एंगल ऑफ रोटेशन और सेंस ऑफ रोटेशन दोनों बताने हैं मिरर के लिए. तो रिफ्लेक्टेड रे जिससे कि हॉरिजेंटल हो जाए रिफ्लेक्शन के बाद, इस तरह का मूवमेंट ना हो, हॉरिजेंटल हो जाए, उसके लिए मिरर को कितने एंगल और किस सेंस में रोटेट करना पड़ेगा. नीचे ऑप्शंस दिए हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मल्टीपल ऑप्शंस है. तो मैं पहले देखता हूं कि हॉरिजेंटल करने के लिए हमें रे को किस तरफ टर्न करना है. हॉरिजेंटल करने के लिए रे को टर्न करना है इस डायरेक्शन में. इस मतलब मेरे को नजर आ रहा है ये क्लॉकवाइज टर्न है और इस क्लॉकवाइज टर्न के लिए मुझे ऑब्वियसली मिरर को भी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा. तो मिरर के रोटेशन को लेके, मिरर के रोटेशन का रिफ्लेक्टेड बीम से क्या संबंध है, पहले इस बारे में बात हो जाए कि व्हेन मिरर इज टर्न बाय
जब आप मिरर को टर्न करोगे थीटा एंगल से इन सर्टेन डायरेक्शन, reflected beam is also turned in the same direction by 2 theta angle. ये एक सिंपल सा रूल है रिलेटेड विद द, कि जब आप मिरर को टर्न करते हो तो रिफ्लेक्टेड बीम या रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से अफेक्टेड होती, तो उस बेसिस पे हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बीम को टर्न करना है 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहली बात, मिरर को भी टर्न करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, और जिस तरह का संबंध बताया सर ने कि मिरर रोटेशन थीटा तो रे टर्न बाय 2 थीटा, तो रे को टर्न करना है 60 डिग्री, तो थीटा ऑफ मिरर शुड बी 60/2 मींस 30 डिग्री। तो अगर मैं इसके राइट आंसर पे जाऊंगा कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो इस 30 डिग्री क्लॉकवाइज दिस विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ दिया है b और एक कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। थोड़ा सा फिगर बना के इसे समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये एक b लेंथ का विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कर्वेचर, और फोकल लेंथ f, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का दैट इज u। तो इट्स प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस। तो वैसे तो इट्स अ मैटर ऑफ longitudinal magnification which is very important। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के मैग्निफिकेशंस बताए जाते हैं जब हम स्फेरिकल मिरर या हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जबकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है, ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का है उसका अलग मेथड है, ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल साइज का है तो उसके लिए कुछ अलग मैथमेटिक्स है। जैसे स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पर जिस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, छोटा साइज है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ इमेजेस अपॉन डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डीवी अपॉन डी। इस वैल्यू को हम रिकवर करने के लिए डिफरेंशिएट करा इस एक्सप्रेशन को, फोकल लेंथ फॉर गिवन मिरर इज कांस्टेंट, तो ये माइनस डीवी बाई डी यू की वैल्यू बनी वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट इज वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और अगर मैं v बाई यू की वैल्यू को f या u में या f और v में एक्सप्रेस करूं वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो बेटर है कि इन फॉर्मूलाज पे आप काम करो, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखो। तो मैं गिवन वेरिएबल के हिसाब से फॉर्मूला उठाता हूं, तो गिवन वेरिएबल है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेरे लिए ये फॉर्मूला एक एप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी जिसमें इमेज लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट लेंथ मुझे प्रोवाइडेड है, तो मैंने ये फॉर्मूला उठा लिया। इमेज लेंथ फाइंड करनी है और ऑब्जेक्ट लेंथ इज प्रोवाइडेड एज b। तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द इमेज। तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें फॉर्मूला हमें पहले से याद हो जिससे आसानी से हम इस लेंथ ऑफ द इमेज पे अप्रोच कर सकें, और ये एक बार डिराइव करके इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये इस फॉर्मूले को याद कर ले, तो वो एक इस सवाल के लिए एक अच्छी अप्रोच रहेगी। तो अगर मैं राइट आंसर देखूं तो राइट आंसर विल बी द सेकंड वन, सेकंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट विच इज 8 सेंटीमीटर थिक, लेकिन एक तरफ से सिल्वर पॉलिश है। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, देखें सवाल में क्या बोल रहा है। 8 सेंटीमीटर मोटी एक ग्लास प्लेट है, लेकिन एक फेस से पॉलिश है। एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड
एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पर रखा है इन फ्रंट ऑफ अनसिल्वर्ड फेस। एक ऑब्जेक्ट रखा है, फॉर्म्स एन इमेज 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस। इमेज बनाया उसने 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास? तो एक सिंपल सा एक अप्रोच अगर हम इस सवाल का ढूंढे तो वो ये कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्वियसली मिरर जो कि 18 सेंटीमीटर पे हमें दिखाई दे रहा है और आगे इमेज जो है वो 12 पे बन रही है। जैसा कि हम प्लेन मिरर के फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के लॉस को जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आर सेम, लेकिन उसमें द इंपॉर्टेंट थिंग इज मीडियम। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का मीडियम सेम होता है और यहाँ मीडियम में एयर है। देन वी हैविंग ए मीडियम ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जो हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से अप्रोच करेंगे? तो इस ऑब्जेक्ट के लिए द मिरर इज एट 18, बट चूंकि ऑब्जेक्ट रेयर में है और मिरर ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में है, तो जिस तरह से अभी हम एपरेंट डेप्थ के बारे में बात कर रहे थे कि आपने एक बकेट के अंदर बॉटम एंड को देखा और बॉटम आपको स्लाइटली शिफ्टेड नजर आ रहा है। सेम फॉर दिस ऑब्जेक्ट, दिस प्लेन मिरर polished surface is behaving like a plane mirror, is apparently shifted। ये apparently shifted है इसके लिए क्योंकि दोनों का मीडियम अलग अलग। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो रिफ्लेक्शन का लॉ वैलिड होगा वो इस एक्चुअल मिरर के लिए नहीं होगा, उस मिरर के लिए होगा विच इज apparently shifted। और शिफ्ट का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया हमने, विच इज T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये जो एपरेंट डिस्टेंस बनेगा अनसिल्वर्ड फेस से वो बन जाएगा 8 बाई म्यू। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, जो रिफ्लेक्शन का नियम जो अब वैलिड होगा वो इस पॉलिश्ड, ये एपरेंटली शिफ्टेड मिरर की पोजीशन से होगा, नॉट फ्रॉम द पॉलिश्ड फेस। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखूं एपरेंटली शिफ्टेड पोजीशन से और इमेज पोजीशन देखूं तो ऑब्वियसली दिस मस्ट बी सेम अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन लॉ, जैसे कि रिफ्लेक्शन के नियम है। तो मैं इनको अगर बराबर करूं तो ये बनेगा 10 प्लस 8 बाय म्यू इज इक्वल टू 8 1 माइनस 1 बाय म्यू प्लस 12। सॉल्व करते हैं, 8 बाय म्यू 8 माइनस 8 बाय म्यू प्लस 12 और ये 16 बाय म्यू और 12 एंड 8 20 और 20 तो व्हेन यू फाइंड द म्यू हियर, जब आप म्यू यहां फाइंड करोगे तो म्यू कम्स एज 1.6। तो मैं अगर राइट आंसर्स में जाऊं कि गिवन 4 आंसर में कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। तो पहले तो स्ट्रक्चर को पहचान लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ये किस प्रकार का लेंस है। तो मैं अगर यहां पर इन रेडियाई को R1 और R2 लिखता हूं, फर्स्ट रेडियस R1 सेकेंड रेडियस R2, तो इसमें इस चीज को समझने में ज्योमेट्रिकली हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि R2 इज ग्रेटर देन R1। मतलब कॉनकेव फेस, ये फेस जो है वो कॉनकेव है और ये फेस कॉन्वेक्स है और कॉनकेव इज लाइक अ लार्जर रेडियस। तो मैं इसका क्या नाम हो सकता है इसका? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस है एयर में के, तो हम मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो मैं जब इसमें फोकल लेंथ वैल्यू निकालने के लिए म्यू का वैल्यू रखता हूं विच इज 1.5 माइनस 1 और R1 R2 की वैल्यूज जब यहां से रिकवर करता हूं तो R1 जो कि क्वेश्चन में
जो कन्वेक्स कर्वेचर का जो कर्वेचर दिया रखा है, कन्वेक्स हिस्से का जो कर्वेचर दिया है, दैट्स गिवन एज 10 सेंटीमीटर, स्मॉलर रेडियस है, तो R1 इज गिवन एज और R2 20 सेंटीमीटर, ये इंसिडेंट रे। और जब हम R1 R2 की साइन इस इंसिडेंट रे के बेसिस पर यहां पर सिलेक्ट करेंगे तो R1 भी और R2 भी दोनों इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो एक मेकर्स फॉर्मूला में कन्वेंशन ऑफ साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी डायरेक्शन में लेके R1 R2 के सेंटर की पोजीशन के हिसाब से उनके साइन का आइडिया ले सकते हो। ये आपने इंसिडेंट रे एज्यूम करा, R1 का सेंटर भी सेम डायरेक्शन में है और R2 का कर्वेचर भी सेम डायरेक्शन में, दोनों के कर्वेचर सेम ही डायरेक्शन में, ये R1, ये R2, ये C1 और ये C2, ये इनके सेंटर लोकेशन है। तो मैं अगर इसमें R1 का वैल्यू लगाऊं, द वैल्यू ऑफ R1 इज +10, R2 इज +20। इसको हम सॉल्व करते हैं, इट्स 0.5, दैट कम्स एज, सॉल्व किया तो 1/20 और F मिल गया 0.5 इज 1/2 और F मिला हमें +40 सेंटीमीटर। तो ये शेप जिसको कि हमने कॉन्केव कॉन्वेक्स नाम दिया, ये एयर में एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो राइट आंसर विल बी द, चौथा आंसर यहाँ पे, फोर्थ आंसर विल बी द राइट वन। ये क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड है और वापस फिर से कि एक बार रे डायग्राम बनाना एक अच्छा डिसीजन है। वैसे तो पूरे ऑप्टिक्स में ही है, लेकिन खासतौर पे प्रिज्म में, लेंस के सवालों में, जहां भी इमेज फॉर्मेशन की बात हो, मल्टीपल लेंसेस हो, तो चलते हैं। A ray of light incident on one face of an equilateral prism और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया और फर्स्ट फेस पे, और ये इंसिडेंट एंगल, ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। और प्रिज्म हमारा इक्विलेटरल है, ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। रे गोस अनडेविएटेड फ्रॉम द सेकंड फेस, सेकंड फेस से अनडेविएटेड पास हो गया रे। दैट मीन टू से कि अनडेविएटेड के कंडीशन को पहले समझें। μ1 μ2 ये अनडेविएटेड का कंडीशन है कि द रे फॉल नॉर्मली ऑन इंटरफेस, जहां ये दो मीडियम मीट कर रहे हैं वहां पे नॉर्मली फॉल करे, मतलब एंगल आई भी 0 और एंगल आर भी 0, ये अनडेविएटेड का कंडीशन है। सेम हैपेंस वहां पे भी यही बात होती है। तो इट फॉल्स नॉर्मली और पासेस अनडेविएटेड थ्रू द सेकंड फेस। ये 90 और ये भी 90, 60 और 30, और अगर मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एंगल लिखूं तो आ गया 60। मैं इस फेस पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, स्नेल्स लॉ मींस म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, तो एक मीडियम तो एयर है और एक ग्लास, तो मैंने लगाया तो आया 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 60। साइन 90 1, साइन 60 √3/2, तो वैल्यू ऑफ म्यू जो आया निकल के वो आया 2/√3, ये वैल्यू ऑफ म्यू आया। तो मैं अगर इन चारों में राइट आंसर देखूं तो सेकेंड आंसर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल प्लेन मिरर से रिलेटेड है कि एक प्लेन मिरर है विच इज इन मोशन एक्चुअली, और द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर पैरेलल टू द yz प्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये मिरर का वेलोसिटी जो ही दिया है 3i मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स यहां पर दिए हैं, इनके बारे में बात करनी कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। तो मैं थोड़ा मिरर के बारे में जानकारी दे दूं, जब मिरर मोशन में हो तो किस तरह की इमेज हमें अपीयर होती है उसके बारे में बात कर लूं। तो थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
मिरर इज इन मोशन, तो ये इमेज का स्टेटस रहेगा विद द स्पीड डबल द स्पीड ऑफ मिरर। जो इमेज का स्टेटस रहेगा वो मिरर की स्पीड का डबल इन सेम डायरेक्शन, ये स्टेटस रहेगा। तो मैं इस चीज को फिर से एक बार यहां दोहरा देता हूं, इस थ्योरी को। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मिरर मोशन में, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मिरर मोशन में, और मिरर की स्पीड है वीएन, तो इमेज अपीयर टू बी, इमेज जो जिस तरह का आभास होगा इमेज की स्पीड में, वो डबल द स्पीड ऑफ मिरर और सेम डायरेक्शन में एज ए डायरेक्शन ऑफ मिरर। उसी चीज को अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं तो ये इमेज वेलोसिटी हमारे हाथ लगेगी, विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं ऑप्शंस पे, एक एक करके इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, ना भाई ना, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इमेज वेलोसिटी with respect to mirror is equal to image velocity minus mirror velocity. Image velocity is 6i और minus mirror velocity is like 3i। ये सॉल्व हो क्या है 3i, जो कि थर्ड ऑप्शन मुझे एक सही ऑप्शन के रूप में नजर आ रहा है। राइट, स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। ऑप्टिकल फाइबर का ये एक शानदार सा सवाल है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर की हमें लेंथ प्रोवाइड है, और लेंथ प्रोवाइडेड है इसमें, और 2 मीटर लंबाई है ऑप्टिकल फाइबर की, और काफी लंबी है ऑप्टिकल फाइबर। और रेडियस आप डायमीटर देख सकते हो, डायमीटर इज वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली बहुत ही थिन केबल या कह सकते हैं थिन सिलेंड्रिकल वायर है। डायमीटर जो है इसका वो 20 माइक्रोमीटर है, 20 माइक्रोमीटर, और एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया 40 डिग्री पे। तो ऑब्वियसली इस एंड पर मैं स्नेल्स लॉ लगा के पता लगा सकता हूं कि जब रे एंटर करी तो किस एंगल पे एंटर करी। तो मैं अगर यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, कि स्नेल्स लॉ इस एंड पे अगर मैं अप्लाई करूं तो इट कम्स एज, तो म्यू ये एयर, तो दिस कम्स एज 1 साइन 40 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। और इधर सेकेंड मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसमें वो एंटर कर गया, जिसका आरआई हमें दिया है 1.31, विच इज 1.31 इंटू साइन थीटा 2। तो ये बन गया साइन 40 डिग्री इज लाइक 0.64 अपॉन 1.31, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं अगर 13.565 के लगभग मैं मान सकता हूं कि वैल्यू पहुंच जाएगी, और थीटा 2 लगभग 30 डिग्री के आसपास। तो हम समझ गए कि इसकी जो एंट्रेंस है वो 30 डिग्री से, तो एंटर कर गया 30 डिग्री से। तो मैं अगर इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन से पहले जितना दूरी ये चला, पहले रिफ्लेक्शन से पहले चली गई दूरी को अगर मैं मेजर करूं, तो ये जो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है यहां पर, जिसमें कि दिस इज द डायमीटर एंड व्हाट डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन से पहले, तो ऑब्वियसली मैं एक टी रेशियो लगा के इस y को मेजर कर सकता हूं, विच इज tan थीटा 2 इज इक्वल टू d अपॉन y। तो y कम्स एज d अपॉन tan 30, जो कि वैल्यू हमने यहां पे थीटा 2 की निकाली है, तो ये बनेगा √3d। √3d वो डिस्टेंस है जो पहले रिफ्लेक्शन से पहले लाइट ने ट्रेवल करा फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। बट व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूं नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस को काउंट करूं बिफोर कवरिंग 2 मीटर डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली व्हाट दे आर आस्किंग, कि जो ये सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि कितनी बार द बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड how many number of reflections are there. So number of reflections is like 2 meter, which is
upon the distance traveled before first reflection, which is root 3, and d is provided as 20 micrometer. तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो दिस कम्स एज 1 upon root 3. थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं root 3 by 3 10 to the power 5. root 3 is like 1.7 upon 3. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 17 to 10 to the power 4, 17 upon 3, तो इट कम्स एज नियरली 57,000. ये वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आएगी जब आप 17 अपॉन 3 को यहाँ से सॉल्व करेंगे. तो इट्स नियरली कम्स एज, नॉट एग्जैक्टली बट 57,000 के आसपास आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का आंसर. इट्स वेरी क्लोज टू दिस एक्सप्रेशन. तो द राइट आंसर विल बी द फोर्थ वन. राइट, नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है which is placed at distance of 30 centimeter from convex mirror. The image will form it. तो बहुत ही conceptual सा, बहुत छोटा सा सवाल है कि ये कॉन्वेक्स और एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया, जो कि इसकी फोकल लेंथ के बराबर है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, कि फोकस ऑफ कॉन्वेक्स इज वर्चुअल और ऑब्जेक्ट है यहां पर रियल. तो उनका आपस में कोई संबंध नहीं. इसका फोकस है इस तरफ और ऑब्जेक्ट को रखा है आपने एज ए रियल ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, पोल से 30 सेंटीमीटर पर. तो ऑब्वियसली जब आप मिरर इक्वेशन अप्लाई करोगे, द u इज -30, u इज -30 और एफ भी यहां 30 दिया है. 1 upon v is 1 by 30 plus 1 by 30, which comes as 1 by 15, and v comes as plus 15 सेंटीमीटर. प्लस 15 सेंटीमीटर ये दिखा रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में बनेगी. और अगर हम इस रे डायग्राम को पूरा करें तो कुछ इस प्रकार की इमेज पोजीशन, विच इज द वर्चुअल वन, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि इमेज 15 सेंटीमीटर दूर पे वर्चुअल इमेज बनेगी. हमसे यहां केवल दूरी पूछी गई थी, तो द आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल, कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसको कि हमने कन्वर्जिंग लेंस पे इंसिडेंट किया. और एज आई नो अबाउट कि बीम का बिहेवियर किस तरह का, इस तरह से बीम पास ऑन होके और फोकस पे कन्वर्ज होगी एंड देन अगेन इट गेट्स स्प्रेड, वापस से फिर फैल जाएगी. तो ये इस तरह का बिहेवियर होगा बीम का, एक बीम ऑफ लाइट का, जब एक कन्वर्जिंग लेंस से बीम ऑफ लाइट पास होगी. पूछा गया है कि आप बताइए कि अगर हम यहां पर मूव अवे फ्रॉम द लेंस, हम लेंस से अगर दूर चलते हैं, लेंस से दूर जाते हैं, तो इस बात का डिस्कशन करिए कि लाइट की इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा. एक बीम है ये, इट्स अ कंप्लीट बीम ऑफ सर्टेन सिलेंड्रिकल बीम सपोज, और लाइट की इंटेंसिटी पे क्या फर्क आएगा. तो एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कंसर्न, मैं कहना चाहूंगा इट्स लाइक एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड. जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी है, एवरीबडी नोस वॉट पर मीटर स्क्वायर. द सेम पी वॉट सोर्स इज सेंडिंग द लाइट, और everywhere you can see the p watts energy, p watt power is there, but the whole thing is कि सर ये beam area कैसा होता जा रहा है. beam area is decreasing, right? Then beam area is rising. You can see the A is decreasing, और focus पे आके तो A least हो गया, उसके बाद A is falling, तो A is decreasing. Decrease of A will increase the intensity, और focus cross करते ही again the area of beam is rising, बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली
तो अगर मैं सभी ऑप्शंस में देखूं तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, जिसमें लिखा गया है कि पहले बीम का इंटेंसिटी जब आप फोकस की तरफ जाओगे लेंस से दूर इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, जैसा कि आपने यहां समझा, एंड देन इंटेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजेस। तो राइट आंसर है फोर्थ वन। तो स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बहुत ही शानदार सवाल, और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के सवालों में जरूरी नहीं है कि उसका उपयोग उनके अपने पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम उनको यूज करते हैं उस पर्पस में हो रहा हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशन जो कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के पर्पस से मैच भी ना करे, उस तरह की कंडीशंस को यहाँ डिस्कस किया जा रहा हो। एक नॉर्मल लेंस कॉम्बिनेशन की तरह हमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो चलते हैं सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ के आइडिया लग गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का कि इट्स अ ऑब्जेक्टिव एंड इट कंसिस्टिंग इन आईपीस। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर। फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, आईपीस 5, बहुत छोटे फोकल लेंथ है। हाँ ये भाई छोटे फोकल लेंथ की डिवाइस है। एफओ 1 सेंटीमीटर, एफई 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर। व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज? मुझे लेंसेज के बीच का वो सेपरेशन फाइंड करना है। माइक्रोस्कोप प्रोजेक्ट्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप अपने पर्पस के लिए जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। स्क्रीन पे चाहिए इमेज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द आईपीस। एक इमेज चाहिए मुझे स्क्रीन पे आईपीस से 30 सेंटीमीटर पीछे। एक स्क्रीन पे एक रियल इमेज का प्रोजेक्शन चाहिए मुझे 30 सेंटीमीटर पर। तो चलते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप के किसी सिवाय सेटअप के माइक्रोस्कोप के किसी डायरेक्ट फॉर्मूला से तो मदद मिलने से रही। तो चलते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट के कंडीशन सॉल्व करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव लेंस यूजिंग लेंस इक्वेशन विच इज 1/v माइनस 1/u 1/f। तो ये आया 1/vo, यूओ इज और एफओ 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, ये आया प्लस और ये ट्वाइस 1, तो वीओ कम्स एज, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वीओ का वैल्यू आया -1 सेंटीमीटर। -1 का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। -1 बेसिकली इसका मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट। इंसिडेंट रे के अपोजिट, दैट मीन्स इमेज वर्चुअल, वो तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख के ही आइडिया लग गया था कि फोकल लेंथ था 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तो आइडिया था कि इमेज वर्चुअल बनेगी और डिस्टेंस बना इमेज का 1 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करके उस इमेज को बना देते हैं। यहां ये हमारा I1 image, which is not the final image, but again the I1 will be the ऑब्जेक्ट फॉर FE, मतलब आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा एंड वी नीड अ फाइनल इमेज एट 30। तो ये UE फॉर द सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए यूवी की तरह ये काम करेगा। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर FE, जो कि इसकी एक वर्चुअल इमेज थी, वो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं अगर इस FE के रिस्पेक्ट में इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन विच इज 1/v which is already known to me minus 1/u, the u is like UE and 1/FE which is +5। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस इज इट्स -UE because object in front of the eyepiece, so -UE. Focal length for the eyepiece is +5 centimeter
द इमेज इज ऑलरेडी गिवन इन द आईपीस विच इज +30। आईपीस का इमेज पोजीशन दिया है कि मुझे आईपीस के थ्रू जो इमेज चाहिए वो 30 सेंटीमीटर दूर चाहिए आईपीस से ऑन स्क्रीन इन रियल फॉर्म। तो लेट्स सॉल्व द कंडीशन को सॉल्व करते हैं, विच कम्स एज तो 1/UE ये बना 1/5 माइनस 1/30। इट्स लाइक 1/6। तो UE जो बना वो बना 6 सेंटीमीटर। ये दूरी बनी 6 सेंटीमीटर। तो यहां मैं डायग्राम में उसे मेंशन करता हूं। ये जो डिस्टेंस हमने निकाला ये निकला यहां से 6 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमने मेजर कर लिया था विच वॉज 1 सेंटीमीटर, जो कि ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई, ऑब्जेक्टिव से बनी उसके जो इमेज, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई थी, पहली इमेज I1, और ये फाइनल इमेज है हमारी I2। तो ऑब्वियसली ये 1 ये 6, तो इनके बीच का जो सेपरेशन विच इज नोटेड विद द D विच इज नन अदर देन 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो शेप बनाते हैं, देखते हैं भाई किस तरह का लेंस है, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हमें थिकनेस दिया है सेंटर पर, मतलब ये मैक्सिमम थिकनेस का पार्ट है, ये दिया है 0.3 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ लेंस दिया है, ये मदद करेगा हमें म्यू ऑफ लेंस निकालने में, which is C/V, and C is ideally 3 into 10 to the power 8 speed of light in vacuum upon 2 into 10 to the power 8, which comes as 1.5। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का इन एयर, म्यू -1/r। बट R पूरी तरह से मिसिंग है, और R ज्योमेट्रिकली रिकवर करने के लिए एक छोटा सा एक हमें डिसीजन यहां लेना पड़ेगा, वो ये कि जिस ग्लास स्फीयर का ये पार्ट है लेंस, जहां से कट करके इसे निकाला गया, उस ग्लास स्फीयर को हम पूरा बनाते हैं, और ये हमने उस ग्लास स्फीयर का सेंटर बनाया, ये रेडियस, और ये हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। ये पूरा लेंथ जितना दिया था, जो इसका जो डायमीटर प्रोवाइडेड था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, वो दिया था फ्रंट एक्सपोजर फेस, वो 6 सेंटीमीटर, और जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो उसने बाइसेक्ट करा इसको, और बेस बना 3 सेंटीमीटर, और ये सेंटर से लेके इस प्लेन फेस तक की दूरी R-0.3। इस ट्राइंगल को अगर मैं सॉल्व करूं यूजिंग सिंपल पाइथागोरस एक्सप्रेशन, it comes as R² 9 plus R², 0.09 minus 0.6 R, और R², तो 0.09 चूंकि बहुत छोटी वैल्यू है, 9 में ऐड करके कुछ खास अंतर पैदा नहीं कर पाएगी। तो अगर मैं 9/0.6 फाइंड करूं तो अप्रोक्सीमेटली कम्स एज 15 सेंटीमीटर, कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू भी मौजूद है और आर भी हमने फाइंड कर लिया। फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ का 1/f, 1.5 minus 1 upon 15 सेंटीमीटर, 0.5 upon 15, तो f कम्स एज ये आ गया +30 सेंटीमीटर, और राइट आंसर विल बी द थर्ड वन, दिस विल बी द राइट आंसर। Now switching over the next one. Next question is of EM wave, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट फाइंड करना है। एक बात तो सभी को मालूम है कि जो फेस मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का है वही फेस रिकमेंडेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में। तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पे चांसेस इन दो के ही बनते हैं।
और अगर मैं इसमें डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड की बात करूं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज बी नॉट इंटू सी, और स्पीड हम यहां से कंफर्म कर सकते हैं कि इट्स प्रोपोगेटिंग इन अ वैक्यूम और नॉट। तो यहां अगर मैं सी देखूं ओमेगा के के अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज के इट्स ओमेगा, तो ऑब्वियसली इट्स कमिंग 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये 1.5 10 टू द पावर 11 अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये बन रहा है सेम एज द सी। तो एम्पलीट्यूड रिलेशन इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, बी नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो बी नॉट का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और सी इज लाइक बन गया 6 इंटू 10 टू द पावर 1, ये वोल्ट पर मीटर। तो इट्स अ बिट मिस्टेक दैट द E is consisting the T, मतलब all are getting the Tesla, तो it's a printing mistake here. तो this is 6 into 10 to the power 1 volt per meter. Now the question is कि component direction किधर होगा? तो component is ये direction of propagation का ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है, ई क्रॉस बी। प्रोपगेशन डायरेक्शन इक्वेशन से साफ मालूम चल रहा है, इट्स माइनस एक्स एक्सिस, बिकॉज ओमेगा एन के कोफिशिएंट्स दे आर पॉजिटिव एंड द प्रोपगेशन इज माइनस एक्स एक्सिस एंड द बी इज गिवन अलोंग वाई एक्सिस। एंड व्हाट शुड बी हियर, क्या होना चाहिए यहां पर? इट्स इजी टू डिसाइड बिकॉज वी नो अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट रूल दैट जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस जे इज माइनस आई, एंड दैट्स व्हाई, इसी कारण से दिस विल बी द राइट डायरेक्शन जो हम सजेस्ट कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो राइट अकॉर्डिंग टू दिस, आउट ऑफ दीज टू, नाउ दिस इज लाइक एन एप्रोप्रिएट चॉइस विच इज गेटिंग द जेट कंपोनेंट। स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल लेंस अरेंजमेंट। बहुत सारे लेंसेज हैं, 3 लेंसेज लगे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में। तो सक्सेसिवली सॉल्व करते हुए इसमें आप आंसर तक पहुंच सकते हो। एट वंस सॉल्व करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, कंबाइंड फोकल लेंथ पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको सक्सेसिवली सॉल्व करना है 1 by 1। जैसे हम शुरू करते हैं, ये ऑब्जेक्ट फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं इसको फर्स्ट लेंस के लिए सॉल्व करूं, मैंने 1 2 3 मेंशन कर दिया, राइट? फॉर फर्स्ट इफ यू सॉल्व इट, अगर मैं फर्स्ट के लिए सॉल्व करूं तो इट्स 1 upon b minus 1 upon u, रियल ऑब्जेक्ट माइनस पीस, एंड f फोकल लेंथ फॉर दिस इज +10 सेंटीमीटर। तो ये बना 1 upon v इज इक्वल टू 1 upon 10, तो दिस कम्स एज v बन गया +15। नंबर 1, व्हाट द प्लस इज शोइंग, दैट द प्लस इज शोइंग कि भाई इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी दूसरी तरफ, और 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो मैं डायग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। इमेज बनी 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये रहा 15 सेंटीमीटर, ये रहा 15 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप चलना है, बात याद है अच्छे से, सक्सेसिवली प्रोसीड करना है, डायरेक्ट प्रोविजन है नहीं, एट वंस नहीं सॉल्व कर सकते एक बार में। ये फर्स्ट से तो हम निकल आए बाहर, लेकिन जो इमेज बनी विच इज लाइक I1, तो I1 दिस ऑब्जेक्ट फॉर 2, आगे बढ़ाते, तो I1 विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर 2। अब ये इमेज कैसी है, उस किस तरह के ऑब्जेक्ट की, किस तरह के ऑब्जेक्ट की तरह उसके लिए ये बिहेव कर रही है। तो कन्वेक्स में या फर्स्ट लेंस के लिए तो रियल इमेज बन रही थी, लेकिन बीच में कन्वर्जिंग रेज के बीच में आ गया ये कॉनकेव एक लेंस। तो राइट, फॉर कॉनकेव लेंस I1
ये बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट, फॉर्चुनेटली इसकी फोकल लेंथ है 10। अगर मैं इस कॉन्केव लेंस से इस I1 ऑब्जेक्ट की दूरी देखूं तो वो भी 10 है, तो I1 will be the object for 2 and I1 is like a virtual object at focus of 2 पे virtual object, so obviously virtual object at focus of the concave, तो rays become parallel, everyone knows। ये छोटा सा बेसिक सिद्धांत सभी को पता है, रेज जो है वो ऑब्वियसली पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कन्वर्जिंग लेंस ऑब्वियसली गेट कन्वर्ज एट फोकस। ये जाके सीधा फोकस हुई यहां से 30 सेंटीमीटर दूर पर, तो पहले रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। पहले रिफ्लेक्शन पे इमेज बनी I1 जो कि इस कॉन्केव लेंस के वर्चुअल फोकस पे आई, and that's why the ray becomes parallel after refraction। और ये parallel rays जब fall हुई converging lens पर, तो it get converged at the focus of this lens which is at 30 centimeter from its optical center। मैं इन चारों ऑप्शंस में अगर चेक करूं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो look on the last one which is showing that the image formed at 30 centimeter to the right of the third lens, so this will be the right answer, fourth answer will be the correct one। Now switching over the next one, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम मतलब म्यू आर प्रोवाइडेड है, और रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर फाइंड करना है, और स्पीड दिया है। तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर का रिलेशन अगर मैं ढूंढूं ना, तो वो मुझे मिलता है आर आई ऑफ मीडियम से, विच इज अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C, तो मुझे V फाइंड करना है विच इज स्पीड दिस, एंड रिलेटिव परमिटिविटी मुझे फाइंड करना है म्यू, मुझे फाइंड करना है रिलेटिव परमिटिविटी, और स्पीड प्रोवाइडेड है हमें, तो 3 into 10 to the power 8 and the speed is given as 2 into 10 to the power 8 in the medium। Doing the square of this, then mu r is provided 1, so this will provide the answer 1.5, the square is equal to epsilon r, तो epsilon r comes as, तो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें, आसानी से आपको आंसर दे देगा ये, तो राइट आंसर विल बी द 2.25। तो चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The next question is basically an angle of incidence is 45 degree and what we want, हम ये चाहते हैं कि लाइट थीटा पे एंटर होके एडजेसेंट फेस जो कि 90 डिग्री पे है वहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जिबिट करे। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला सर यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम शेयर करते हैं आपसे, क्योंकि फेस एडी पे बात हो रही है विच इज 90 विद द एंट्रेंस, 90 विद द एंट्रेंस। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इसको हमेशा दिमाग में रखिए। साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर टीआईआर करना है तो लेस देन, और अगर ग्रेजिंग भी इंक्लूड करना है, ग्रेजिंग इमर्जेंस भी, तो आप इक्वल टू लगा सकते हैं। थीटा इज गिवन एज 45 एंड ये आ गया 1/2, सॉल्व करते हैं इसे, म्यू स्क्वायर देन म्यू कम्स एज अंडर रूट 3/2। तो सेकेंड आंसर जो है दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस कंडीशन। और ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा मिनिमम म्यू और मैक्सिमम थीटा फाइंड करने में। अगर एंट्रेंस के एडजेसेंट फेस से जो 90 डिग्री पे हो, आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट, तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिलेशन एंड जस्ट कीप इट इन द माइंड, इसको दिमाग में रखेंगे हमेशा फॉर्मूले को। तो स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे स्विच करते हैं। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ
इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन अ कॉन्टैक्ट। तो दो इक्विकॉन्वेक्स लेंस को हमने यहां कॉन्टैक्ट में रखा, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, और बीच के स्पेस को हमने फिल कर दिया एक लिक्विड से और वाटर से, जिसका फोकल लेंथ जो है वो, तो दिस अपीयर्स टू बी 3 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ये ऐसा लग रहा है कि 3 लेंसेज कॉन्टैक्ट में है, जिसमें फर्स्ट लेंस फोकल लेंथ एफ, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ डैश। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है, तो वापस फिर से एक बार कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/f, 1/f डैश और 1/f, ये फॉर्मूला। और दो लेंसेज आइडेंटिकल है, विच इज 2/f प्लस 1/f डैश। तो सारा जो अब कैलकुलेशन है वो इस ऑल अराउंड एफ डैश की, एफ डैश कैसे निकाला जाए। एफ डैश अपने आप में एक बाइकॉन्केव है, जिसका कि म्यू 4/3 है। तो मैं अगर इस बाइकॉन्केव का, जो कि सेम कर्वेचर का है, इसका फॉर्मूला है म्यू -1 - 2/r, और इस वैल्यू को अगर मैं 4/3 - 1, तो ये बाइकॉन्केव का रिलेशन है। इसको हमने बाइकॉन्केव माना, और उसको चूंकि इक्विकॉन्वेक्स दिया था तो इसको बाइकॉन्केव माना, और ये रिलेशन है इसका 1/f डैश 4/3 - 1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो बन जाएगा 1/3, it comes as 1/3 into -2/r। Now what about r? r कहां से लाए? एक इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द इक्विकॉन्वेक्स, क्योंकि जिस कर्वेचर के ऊपर ये बाइकॉन्केव बना है उसी कर्वेचर के वो इक्विकॉन्वेक्स भी है। r हम उसकी मदद से यहां रिकवर कर सकते हैं इक्विकॉन्वेक्स के लिए। ये फॉर्मूला इक्विकॉन्वेक्स का, तो अगर मैं यहां पर 0.5 into 2, इट कम्स एज 1/r इज 1/f। तो मैं यहां अगर वैल्यू लगाऊं 1/r 1/f के इक्वल, तो ये बन जाएगा -2/3f। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं, तो द वैल्यू ऑफ f कम्स एज, जो वैल्यू ऑफ f हमारे सामने यहां आ रही है वो बन रही है 3f/4। तो फोर्थ आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। तो इट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मेरे ओपिनियन में आप तक जाने चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे थ्योरेटिकल या कोई ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको लगे कि आपको उनके सॉल्यूशंस जरूरत है, या उसकी थ्योरी को आप जानना चाहते हो, तो आप जरूर डिस्कस करें डाउट्स में। तो एक छोटी सी बात ऑप्टिक्स को लेके, कि ऑप्टिक्स इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें हमें फॉर्मूलाज से भी ध्यान देना है। फॉर्मूलाज थोड़े से नंबर्स में ज्यादा हैं, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय रे डायग्राम्स की उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूलाज को भी याद कीजिए, थोड़ा सा वास्ट है एज कंपेयर टू अदर पार्ट। ऑप्टिक्स एक्चुअली एक चैप्टर की तरह दिया है, लेकिन एक चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह है, जो कि कुछ अच्छी सी प्रैक्टिस की डिमांड करता है आपसे। तो उनको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और इनके रे डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस को समझें। सवालों के अंदर जो रे डायग्राम इस्तेमाल होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।